तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई जीएस स्टेशन में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे ज्योग्राफी की। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किसने की थी, ज्योग्राफी फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, हमें क्या क्या पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था, हम लोगों को देखा था क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मांड की यानी यूनिवर्स की। तुम्हारा इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहली क्लास है ब्रह्मांड यूनिवर्स। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे और हम एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पूरी ज्योग्राफी को खत्म करें। ओके दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ज्योग्राफी हमारी पूरी कंप्लीट होगी। ओके, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो इसे डेफिनेशन, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले अगर परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा क्या है कि मानव के मन में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा, मानव के मन में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो उसने क्या संज्ञा दे दी? तो उसने ब्रह्मांड की संज्ञा दे दी, तो उसे ब्रह्मांड बताया गया है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग राइट डाउन कर देते हैं कि मानव मन में, मानव के मन में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा, चित्र उभरा तो उसने उसे ब्रह्मांड की संज्ञा दे दी। ठीक है, या ब्रह्मांड का नाम दिया, ब्रह्मांड का नाम दिया। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। इसके अध्ययन की बात करें अगर हम लोग, अध्ययन, अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी बहुत ही सटीक तरीके से पढ़ेंगे हम लोग पूरी ज्योग्राफी को। ओके, हम लोग बात करते हैं कि ब्रह्मांड जो है, इसमें हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन के प्रारंभिक प्रयास। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे ब्रह्मांड के अध्ययन के, ब्रह्मांड के अध्ययन के प्रारंभिक प्रयास। ओके, अगर हम लोग बात करें ब्रह्मांड के अध्ययन की तो अध्ययन में अगर देखें तो सबसे पहले एक थ्योरी आई थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। एक खगोल शास्त्री हुए थे क्लॉडियस टॉलमी, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। उन्होंने उसमें बताया कि जो पृथ्वी है वो हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य व अन्य ग्रह, सूर्य व अन्य सभी ग्रह इस पृथ्वी का क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक अवधारणा दी कि जो अर्थ है, हमारी अर्थ है, अर्थ ये क्या है? ये सेंटर है, केंद्र है किसका? यूनिवर्स का। ठीक है, और सूर्य, सन और बाकी के जो छोटे छोटे वो सभी क्या है? प्लैनेट्स, वो सभी जो ग्रह हैं वो किसकी परिक्रमा लगा रहे हैं? वो हमारे पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने 140 ईस्वी में यह अवधारणा दी, जियोसेंट्रिक थ्योरी है ना, भू केंद्रित अवधारणा, भू केंद्रित अवधारणा। किसने दी इसको? तो सबसे पहले अगर बात करें इसने दी किसने, तो क्लॉडियस टॉलमी ने इसको दिया, क्लॉडियस टॉलमी। क्या कहा उन्होंने? ये दी कब थी? तो ये 140 ईस्वी में दी थी, 140 ईस्वी में। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा इस थ्योरी में कहा है जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। थ्योरी में उन्होंने बताया है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी ब्रह्मांड का
केंद्र है, सूर्य व अन्य सभी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, सूर्य व अन्य सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है, परिक्रमा करते हैं। तो ये अवधारणा किसने दी थी? क्लॉडियस टोल्मी ने ये अवधारणा दी 140 ईस्वी में। उन्होंने बताया पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य व सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। समय बीतता गया, सभी लोग यही जानते थे कि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। समय बीता, एक थ्योरी आई उभर के, एक नई थ्योरी आई, सूर्य केंद्रित अवधारणा, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है, सूर्य केंद्रित अवधारणा। अब इसमें क्या था? समय बीता, 1540 और 1543 में एक थ्योरी आई, सूर्य केंद्रित अवधारणा। 1543 में समय बीतता गया, 1543 ईस्वी में एक थ्योरी आई, क्या आई कि जो पृथ्वी है ये ब्रह्मांड का क्या है? ये ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा लगाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो एक थ्योरी की दी किसने? तो ये पोलैंड के निवासी थे। कौन थे? पोलैंड के निवासी खगोल शास्त्री। जितने भी ब्रह्मांड या ज्योग्राफी के बारे में जो भी ब्रह्मांड की अध्ययन करते हैं उनको हम लोग सब क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्री बोलते हैं, ठीक है। तो पोलैंड के निवासी थे निकोलस कोपरनिक्स। इन्होंने एक अवधारणा दी। क्या अवधारणा दी? इन्होंने जो क्लॉडियस टोल्मी ने अवधारणा दी थी उसको इन्होंने गलत ठहरा दिया, उसको गलत सिद्ध किया, और उन्होंने कहा पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ठीक है। तो केंद्र कौन है? सूर्य इस ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी सहित बाकी के अन्य सभी ग्रह क्या कर रहे हैं? सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी व अन्य सभी ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, इसका चक्कर लगाते हैं। कहीं ना कहीं इनकी ये थोड़ी सही सिद्ध होती नजर आ रही थी, क्योंकि पृथ्वी और अभी बाकी सभी जो ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं? सूर्य का परिक्रमा लगा रहे हैं। लेकिन ये कहना थोड़ा सा असंभव है कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र नहीं हो सकता है, ठीक है। समय बीतता गया, सभी लोग यही मानते थे सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र, पृथ्वी और सभी चक्कर क्या लगा रहे हैं? इसके चक्कर लगा रहे हैं। बात करते हैं हम लोग, चलिए। तो समय बीतता गया, 1805 आई, 1805 में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने बताया। क्या बताया? उन्होंने कहा आकाशगंगा जो है वो हमारे ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है, ठीक है। आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है, ठीक है, अंश मात्र है। उन्होंने बताया जो हमारे जो आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, वो ये यूनिवर्स का एक छोटा सा स्मॉल पार्ट है, ठीक है। भाई ये यूनिवर्स इतना बड़ा है ना कि हम अगर बात करें सही से, अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है कि हम एक नाखून के बराबर भी नहीं है, इतना बड़ा यूनिवर्स है। हम एक तुच्छ प्राणी भी नहीं बोल सकते। जैसे यूनिवर्स में हमारे यहाँ हम लोग देखते ना हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, इसी तरह से अगर हम यूनिवर्स से अगर अपनी तुलना करें तो बस ऐसे ही हम एक कहीं ना कोई छोटा सा पार्टिकल है जो उड़ रहे हैं इस यूनिवर्स में, जो एग्जिट करते हैं, ठीक है। हमारा वैसे कोई नॉर्मल अस्तित्व नहीं है, ओके। तो हम लोग बात करते हैं, मैंने बताया आपको ब्रह्मांड, एक बार रिवाइज करते हैं इसको। तो मैंने बताया ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स है मानव के मन में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो उसने क्या कह दिया? तो उसने इसे ब्रह्मांड की संज्ञा दे दी। अगर हम बात करें ब्रह्मांड के अध्ययन की, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन के प्रारंभिक प्रयास की बात करें तो सबसे पहले एक थ्योरी आई, जियोसेंट्रिक थ्योरी, 140 ईस्वी में। किसने दी थी ये क्लॉडियस टोल्मी ने दी। उन्होंने बताया पृथ्वी जो है हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य व अन्य सभी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, ओके। समय बीता गया, थोड़ी जानकारी एकत्रित हुई। 1543 ईस्वी में सूर्य केंद्रित अवधारणा आई, यानी
है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आई। ओके, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या होता है, उन्होंने 1547 में पोलैंड के निवासी निकोलस कोपरनिकस ने बताया पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य इस ब्रह्मांड का केंद्र है। वो पृथ्वी सहित बाकी के अन्य सभी ग्रह किसका चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। समय बीतता गया 1805 ईस्वी में इंग्लैंड के खगोल शास्त्री एक जो थे, क्या नाम था उनका, विलियम हर्शेल ने क्या कहा, जो हमारा आकाशगंगा है, गैलेक्सी जो है वो एक यूनिवर्स का एक स्मॉल पार्ट है। ओके, आकाशगंगा एक ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है। तो हम लोग इस अब आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, कि लोगों ने कैसे अनुमान लगाया कि ये ब्रह्मांड जो है यूनिवर्स कैसे बना है, इसका उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो हेडिंग डालते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। इसमें पूछा गया प्रिंसिपल, यूनिवर्स की जो ओरिजिन हुआ है उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले एक सिद्धांत आता है आपका बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है आपका, बिग बैंग सिद्धांत। ये किसने दिया था, ये जर्मन के एक पादरी और खगोल शास्त्री दोनों थे। ठीक है, जो चर्च होते हैं ना, चर्च में जो पुजारी जो पूजा करते हैं उसको हम लोग पादरी बोलते हैं। जैसे मंदिर में पुजारी जो पूजा करते हैं उसको हम लोग पुजारी बोलते हैं, ऐसे ही चर्च में जो पूजा करते हैं उनको पादरी बोलते हैं। तो उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत दिया। उनका नाम क्या था, उनका नाम था जॉर्ज लेमेंतर। ओके, तो बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया आपका, जॉर्ज लेमेंतर ने। अब हम लोग बात करते हैं साम्यावस्था का सिद्धांत। साम्यावस्था का सिद्धांत यह किसने दिया था, यह दिया आपका थॉमस गोल्ड एंड हर्बन वांडी। ओके, हर्बन वांडी ने ये दिया था। उसके बाद आता है आपका जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो आपका है दोलन सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया, अगर हम इस सिद्धांत की बात करें तो इसको दिया था डॉक्टर एलन सैंडेज ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत थ्योरियां हैं जो कि यूनिवर्स की ओरिजिन की बात करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आकाशगंगा की। आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा क्या है। तो आकाशगंगा की अगर हम बात करें हम लोग, तो इस ब्रह्मांड में एक तो पहली तो अगर हम छोटी सी एक चीज देखते हैं, हम लोग इस ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को आज तक पता ही नहीं कर पाए। अगर हम इस ब्रह्मांड की अगर बात करें तो इस ब्रह्मांड का लगभग 5 से 6% ही हम लोग अभी तक देख पाए, बाकी का 94 या 95% अभी तक अज्ञात है। वहां तक अभी कोई पहुंच ही नहीं पाया है और शायद मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी पहुंच पाए हम लोग बात कर रहे हैं आकाशगंगा की। आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा है असंख्य तारों का एक विशाल समूह। ठीक है, असंख्य तारों का एक विशाल समूह, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। विशाल समूह आकाशगंगा कहलाता है। अगर हम बात करें इसका निर्माण कैसे होता है, तो आकाशगंगा में ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों के बड़े बड़े बादलों से इसका निर्माण होता है। ठीक है, ब्रह्मांड में उपस्थित
ब्रह्मांड में उपस्थित ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों के मेघ से गैसों के बड़े बड़े बादलों से इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है। ओके, तो ब्रह्मांड में करीब करीब 10,000 करोड़ क्या है, आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड में करीब 10,000 करोड़ आकाशगंगाएं हैं। और प्रत्येक आकाशगंगा में क्या है, प्रत्येक आकाशगंगा में 20,000 करोड़ तारे हैं। 20,000 करोड़ तारे हैं। ओके, 20,000 करोड़ क्या है, तारे हैं। अगर हम बात करें हमारी जो आकाशगंगा है इसका नाम क्या है, तो हमारी जो आकाशगंगा है इसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है इसका, मिल्की वे। इसका नाम है मिल्की वे। हिंदी में बोलते हैं इसको दुग्ध मेखला। अगर हम लोग बात करें हमारी आकाशगंगा की सबसे नजदीकी आकाशगंगा की बात करें, हमारी आकाशगंगा की जो सबसे नजदीकी आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा सबसे पास की आकाशगंगा है, सबसे नजदीक आकाशगंगा है, नजदीकी आकाशगंगा। आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं। एंड्रोमेडा की अगर बात करें तो ये मिल्की वे से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अभी प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ओके, तो ये प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। ओके, प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब हम बात करें प्रकाश वर्ष में होती कितनी डिस्टेंस है, तो एक लाइट ईयर में, एक प्रकाश वर्ष में यानी एक लाइट ईयर में 9.416 इंटू 10⁻12 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। ओके, तो हमने देखे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। सबसे पहले आया आपका बिग बैंग सिद्धांत जो दिया आपका जॉर्ज लेमेंथन ने। उसके बाद आया था आपका साम्यावस्था का सिद्धांत, थॉमस कोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने दिया था। दोलन सिद्धांत है आपका डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आकाशगंगा की। तो आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा ब्रह्मांड में उपस्थित असंख्य तारों का एक समूह है जिसे हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा का निर्माण कैसे होता है, ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों के मेघ से प्रभावित होने वाले बड़े बड़े बादलों से इसका निर्माण होता है। ओके, अगर हम बात करें ब्रह्मांड में करीब 10,000 करोड़ आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में 20,000 करोड़ क्या है, तारे हैं। यानी तारों की संख्या बहुत है। ये तो करीब अप्रोक्स वैल्यू है, कंफर्म नहीं है कि 10,000 करोड़ ही आकाशगंगा है, या हो सकता है उससे भी अधिक आकाशगंगा है ना। अगर हम बात करें अपनी मिल्की वे की, हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, मिल्की वे है, जिसको हम लोग हिंदी में दुग्ध मेखला बोलते हैं। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी आकाशगंगा की बात करें तो एंड्रोमेडा है, जिसकी दूरी 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष क्या है आपका, दूरी मापने की इकाई को सबसे बड़ी इकाई जो है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.416 इंटू 10⁻12 किलोमीटर की दूरी। अब हम लोग बात करते हैं तारों का जीवन चक्र। ठीक है, तारे स्टार क्या बोलते हैं, जीवन चक्र। तारे बनते कैसे हैं, जन्म और मृत्यु की बात करते हैं। ओके, जन्म और मृत्यु।
सभी लोग जानते हैं गीता क्या है, भगवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ओके, तो जो चीज बनी हुई है उसकी मृत्यु है। अब तारे की अगर हम बात करें तो तारे का जीवन चक्र, ये तारे बनते कैसे हैं, इनके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे इनका निर्माण होता है, लाल कब होते हैं, ये सफेद कब होते हैं, श्वेत कब होते हैं, काले कब पड़ते हैं, सुपरनोवा क्या होता है, रेड बाउन यानी लाल दानव किसे कहते हैं, ब्लैक होल क्या है, ये सब हम लोग किन में पढ़ते हैं, ये लोग हम लोग पढ़ते हैं तारे के जीवन चक्र में। ओके, चलो तो हम लोग देखते हैं तारे के बारे में। तारे क्या होते हैं, सबसे पहले अगर बात करें, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैसेस विद्यमान है, तो उन्हीं गैसों के एक मेघ से क्या बन जाता है, कभी गैसें इकट्ठी हो जाती हैं तो उनमें क्या बन जाता है, बादल का निर्माण होता है, और बादलों से कभी कभी आद्य तारा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो एक आद्य तारा है, क्या है, आद्य तारा। ओके, ये अभी जैसे हम लोग मिट्टी खेतों में खेलते हैं, जब खेत की जुताई होती है तो कभी कभी आपने देखा वो बड़े बड़े डेल होते हैं, डेल जैसे मिट्टी की एक टीला टाइप में बन जाता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गाँव की भाषा में डेल बोलते हैं। तो ऐसे ही एक डेला, मान लीजिए एक आद्य तारा है, उसकी उसमें एक निर्माण हुआ है। ठीक है, अब इसमें निर्माण किसका हुआ है, इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्टन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो इसमें नाभिकीय संलयन की प्रोसेस शुरू हुई है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्टेड हो रहा है, और क्या हो रहा है, आग लगना शुरू हुई। जब इसमें आग लग जाती है तो उस आद्य तारा क्या बन जाता है, आद्य तारा क्या बन जाता है, जलने लगता है। ओके, जब ये जलता है तो क्या होता है, लाल बावन होता है। ठीक है, तो आद्य तारे के बाद किसका निर्माण होता है, लाल बावन का, लाल बावन। जब आद्य तारा जलना स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से शुरू होती है, तो यहाँ पे क्या बनता है, लाल बावन। ठीक है, लाल बावन। जब लाल बावन, ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये एक साल की प्रोसेस नहीं है, ये 5 साल या 10 साल की प्रोसेस नहीं है, ये करोड़ों साल की प्रोसेस है। ओके, जैसे हम लोग अभी देखते हैं सूर्य, सूर्य क्या है, एक तारा है, ये जल रहा है, पता नहीं कब से जलना शुरू हुआ है और अभी जल भी रहा है, और ये आगे 5 मिलियन साल तक जलता रहेगा। ओके, 5 मिलियन साल तक क्या करता रहेगा, जलता रहेगा, इस तरह से लाल बावन बनता रहेगा। जब आपने देखा हो, जब आपने कभी लोहार के आप पास में गए होंगे, लोहार लेके गए होंगे, तो लोहार क्या करता है, सबसे पहले उसको भट्टी में डालता है, उसको गर्म करता है, गर्म करता है, गर्म करता है, और इतना गर्म करता है, इतना गर्म करता है कि वो जो लोहा होता है एकदम लाल हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे आग जलना प्रारंभ हुई, और जब वो भयंकर तरीके से आग जली, इतना हीट हुआ, तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो लाल बावन बनता है यहाँ पे। ठीक है, जब इसमें लाल बावन बनता है, लाल बावन के बाद क्या होता है, इसमें इसमें विस्फोट होता है। क्या होता है, इसमें विस्फोट होता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, ये सुपरनोवा, जब ये स्पीड से घूमता है, सुपरनोवा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। ठीक है, अब सुपरनोवा, लाल बावन क्या हुआ, लाल बावन जब अधिक अत्यधिक लाल हो गया, तो जब जिस, ऐसे मान लीजिए, ऐसे समझिए आप, जब भी आप किसी चीज में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, जब भी आप गुस्सा हो जाते हो, तो आप क्या होते हो, फटने से लगते हो, आपको लगता है एकदम चिड़चिड़ी सी आती है, किसी को मारने का मन करता है ना। तो जो तारा है वो क्या हो गया, लाल हो गया, गुस्से की वजह से लाल हो गया, यानी आग की वजह से ये क्या हुआ, लाल हुआ। अब जब ये लाल हुआ तो इसमें क्या होगा, तीव्र विस्फोट होगा। ओके, क्या होगा, तीव्र विस्फोट। लाल बावन में क्या हुआ, तीव्र विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ। जब इसमें तीव्र विस्फोट हुआ तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ही हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा। नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, सुपरनोवा, सुपरनोवा। अब इनकी क्या कहानी है, सुपरनोवा यानी तीव्र विस्फोट हुआ, इसके बाद आप देखना, आप कभी देखते हैं, हम लोग जब से दूर से देखते हैं तारे, हमें कैसे दिखाई देते हैं, सफेद दिखाई देते हैं, लेकिन वो क्या है, वो गर्मी की आग की वजह से क्या है, जैसे हमारा सूर्य एक तारा है, सूर्य हमारे पास में इसलिए हमको दिखता है हल्का हल्का येलो टाइप में, लेकिन अगर बात करें सन की, तो सन का जो कलर है वो क्या है, व्हाइट कलर है। ओके, अब यहाँ सुपरनोवा बन गया। अब सुपरनोवा की बात की अगर बात करें तो इसमें दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं, दो प्रकार की क्या होंगी, क्रियाएं होंगी। कैसी क्रियाएं होंगी, एक में कहता है कि इसकी तीव्रता जो है 1.4 ms, यानी इसका जो द्रव्यमान है 1.4 ms से
कम होगा, और एक में क्या कहता है 1.4 ms से द्रव्यमान इसका अधिक होगा। ओके, अधिक होगा। अगर ये 1.4 ms से कम होगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जैसे ये विस्फोट होगा तो क्या बन जाएगा, तारा धीरे धीरे तीव्र विस्फोट होगा। तीव्र विस्फोट के बाद ये दो चीजों आपस में दो जगह से डिवाइड होंगी। जैसे एक तो होता है 1.4 ms से कम और एक है 1.4 ms द्रव्यमान से अधिक। तो जब ये 1.4 ms द्रव्यमान से कम होगा तो जो लाल बावन है वो क्या होगा, सफेद होगा। तो यहाँ क्या बनेगा, श्वेत बावन, श्वेत वामन। ओके, और जब श्वेत होगा, जब लोहा गर्म होता है, लोहा गर्म होने के बाद कैसा होता है, हल्का हल्का उसमें आपने देखा होगा ठंडक सी बन जाती है। जब ठंडक तो सफेद होने लगता है, फिर उसको जब झाड़ दिया जाता है तो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, काला वामन, काला वामन। और तारे यहाँ पे क्या हो जाता है, तारा यहाँ से जन्म लेना स्टार्ट करता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, अगर यही प्रोसेस इसमें हो 1.4 ms द्रव्यमान से अधिक हो तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये तीव्र विस्फोट हुआ था सुपरनोवा में, इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, बाहर आ जाते हैं, आ जाते हैं। ओके, जब इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेजी से बाहर आते हैं तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, इसकी जो घूमने की जो कैपेसिटी है वो इतनी तेज हो जाती है कि इसके अंदर एक प्रकाश की क्या होती है, एक प्रकाश की सही से किरण भी नहीं प्रवेश कर सकती है। मतलब प्रवेश कर तो जाती है लेकिन वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती, ये इतना कैप्चर कर लेता है उस चीज को। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जन्म होता है न्यूट्रॉन पल्सर का, न्यूट्रॉन पल्सर का, न्यूट्रॉन पल्सर का जन्म होता है। ओके, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक होल, ब्लैक होल। ओके, तो तारा जब बनता है तो क्या बनता है, आद्य तारा होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना स्टार्ट होता है, वहां पर नाभिकीय संलयन की प्रोसेस होती है, आपकी आग लगती है, जब आग लग जाती है तो ये कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। जब ये लाल होता है तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें तीव्र विस्फोट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा बोलते हैं। सुपरनोवा दो भागों में बढ़ते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए एक तारा है, ये जरूरी नहीं कि एक ही तारा हो सकता है कोई तारा 1.4 ms द्रव्यमान से कम होगा, कोई तारा 1.4 ms द्रव्यमान से अधिक होगा। जो अधिक होंगे वो ब्लैक होल बन जाएंगे और जो कम होंगे वो श्वेत होकर ठंडे हो जाएंगे और काले हो जाएंगे और तारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये तो आपके तारे का जीवन चक्र है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सौरमंडल, तो सौरमंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना